हे गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज जीआई ब्लीडिंग। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि अपर जीआई और लोअर जीआई को डिवाइड कौन करता है। तो इसके लिए एक लिगामेंट होता है विच इज़ कॉल्ड लिगामेंट ऑफ ट्रीज, जो कि होता है फ्रॉम राइट क्रस ऑफ डायफ्राम टू डियोडेनोजेजुनल फ्लेक्सर तक। ये लिगामेंट है जो कि जीआई को डिवाइड करता है इनटू अपर जीआई एंड लोअर जीआई। तो इसके ऊपर वाला पोर्शन अपर जीआई है और इसके जो नीचे है लिगामेंट ऑफ ट्रीज के नीचे वो है लोअर जीआई। तो अगर ब्लीडिंग हो रहा है अपर जीआई से तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटेमेसिस विच इज़ कॉल्ड वोमिटिंग ऑफ ब्लड, एंड मलेना विच इज़ डार्क कॉफ़ी ग्राउंड टैरी स्टिकी स्टूल्स। इसमें होता क्या है, ये कॉफ़ी ग्राउंड कलर का इसलिए होता है क्योंकि जो हीम होता है ब्लड में वो कन्वर्ट हो जाता है बाय HCl और डाइजेस्टिव बैक्टीरिया इनटू एसिड हेमेटिन। और ये होने के लिए कम से कम इस फूड को रहना ये जो ब्लड है इसको रहना होगा 12 से 14 घंटा GIT में, तब ये मलेना होगा। और मिनिमम ब्लड जो होना चाहिए मलेना में कन्वर्ट होने के लिए वो है 50 to 60 ml। अगर इतना नहीं होगा तो वो मलेना नहीं होगा। और ब्लीडिंग फ्रॉम लोअर जीआई होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिमेटोचेजिया विच इज़ फ्रैंक ब्लड इन स्टूल, मतलब फ्रेश ब्लड आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि नीचे से जल्दी आ जाता है ब्लड तो वो उसको टाइम नहीं मिलेगा कि वो हेमेटिन में कन्वर्ट हो। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कम से कम 12 से 14 घंटा रहेगा GIT में, तभी वो मलेना में कन्वर्ट होगा। और मिनिमम ब्लड जो चाहिए कन्वर्ट होने के लिए टू मैनिफेस्ट एज मेलिना इज़ 50 to 60 ml। अगर इससे नीचे रहेगा, मान लीजिए 50 या 60 ml से कम ब्लड है तो वो अकल्ट ब्लीडिंग होता है, जैसे कि एनीमिया वगैरह में हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन ब्लीडिंग हो रहा होगा। तो ये था डिफरेंस अपर जीआई और लोअर जीआई में। तो पेशेंट कभी ऐसा केस भी आता है जिसमें पेशेंट जिसको कि अपर जीआई ब्लीड होता है वो प्रेजेंट होता है विथ हिमेटोचेजिया। ये तब होगा जब गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम जो है फूड का वो कम हो जाएगा, या फिर मैसिव ब्लीडिंग हो रहा है अपर जीआई में, तो बहुत ज़्यादा ब्लड है तो जल्दी जल्दी आ रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें कि उसको कन्वर्ट होने के लिए 12 से 14 घंटा चाहिए। अगर वो टाइम नहीं मिल रहा है घटा दे रहे वो टाइम, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लड बढ़ा दे रहा है तो इतना एंजाइम नहीं रहता है बॉडी में कि कन्वर्ट कर पाए एसिड हेमेटिन में, तो फ्रैंक ब्लड आएगा। तो ये कंडीशन होता है जहाँ पे अपर जीआई ब्लड जो कि है वो प्रेजेंट होगा एज हिमेटोचीजिया। तो एक हम लोग फिर डिफरेंस कैसे करेंगे कि जो हिमेटोचेजिया है वो अपर जीआई का है कि लोअर जीआई का। तो अपर जीआई वाला ब्लीडिंग जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा होता है तो पेशेंट जो है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, मतलब कि उसका BP जो है वो फॉल कर रहा होगा, पल्स रेट ज़्यादा होगा। और जो लोअर जीआई वाला हिमेटोचेजिया होगा उसमें पेशेंट जो है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होगा। तो हम लोग कॉज पे चलते हैं, क्या क्या किस किस कारण से अपर जीआई ब्लीड होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेप्टिक अल्सर, ग्रेटर देन 50% कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीड। सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है इंडिया में इसोफिजियल वेरिसेस। फिर एक होता है मैलरी विस्टियर, जिसमें कि अल्कोहल लेने के बाद वोमिटिंग होता है जिस कारण म्यूकोजल टीयर हो जाता है इसोफेगस में। एक होता है वियर हाफ सिंड्रोम, जहाँ पे फुल थिकनेस टीयर हो जाता है इसोफेगस में, और यहाँ पे फिस्टुला भी बन जाता है मीडियास्टिनम के बीच में, मीडियास्टिनम से होते हुए इसोफेगस और प्लूरा के बीच में। तो कभी कभी पेशेंट जो है वो खून का उल्टी करेगा, उसको डिस्निया ये सब प्रॉब्लम भी लेकर आएगा, इससे मीडियास्टिनाइटिस भी हो सकता है। फिर एक होता है गैस्ट्रिक इरोजन्स, फिर एक ड्यूअल्फा लीजन विच इज़ अबेरेंट ब्लड वेसल अगर म्यूकोजा के अंदर है तो। दूसरा और हो सकता है मैलिग्नेंसीज। तो ये कॉमन कारण है मेनली हम लोग को पेप्टिक अल्सर, वेरिसेस, मैलरी विस्टियर और इरोजन्स जो है वो याद रखना है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ अपर जीआई ब्लीड। तो हम लोग देखेंगे कि उसको हॉस्पिटल का ज़रूरत है या नहीं। उसके लिए एक स्केल होता है जिस कॉल्ड ग्लासगो ब्लैचफोर्ड स्कोर। तो ये स्कोर अगर 0 to 1 आ रहा है तो हम लोग जो पेशेंट को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही OPD में ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बहुत ही लो रिस्क है और इंडोस्कोपिक इंटरवेंशन करने का भी ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर स्कोर जो है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत है, एंड देयर इज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इंडोस्कोपिक इंटरवेंशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कौन सा स्कोर है या फिर नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा स्कोर है, तो उसमें हम लोग ग्लासगो ब्लैचफोर्ड स्कोर डाल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं, हीमोग्लोबिन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, मलेना, सिनकोप वगैरह हम लोग देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग अपर जीआई इंडोस्कोपी करके देखेंगे कि कॉज क्या है।
अगर वहाँ पे इरोज़न है तो कोई भी इंडोस्कोपिक थेरेपी का ज़रूरत नहीं है। एक बार पीपीआई थेरेपी डेली दे देंगे, रेगुलर डाइट चलेगा और इंडोस्कोपी के बाद उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अगर मैलरी वीस्ट ईयर किसी को हुआ है तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, या फिर एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। तो जनरली एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रहा होता तो हम लोग इंडोस्कोपिक थेरेपी नहीं देंगे, उसको वोमिटिंग नोजिया के लिए एंटीमेटिक दे देंगे, रेगुलर डाइट चलाएंगे और उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है तो इंडोस्कोपिक थेरेपी देंगे। तो जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे हम लोग स्टेपलर लगा देते हैं। और उसको नोजिया हो रहा है तो उसके लिए एंटीमेटिक दे देंगे, क्लियर लिक्विड चलाएंगे 1 दिन के लिए, हॉस्पिटलाइज करेंगे 1-2 दिन के लिए। अब मान लीजिए किसी को अल्सर हुआ है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए अभी हम ट्रीट कर दिया लेकिन बार बार फिर से ब्लीडिंग लेकर आ गया कि नहीं, तो उसके लिए एक हम लोग के पास फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन होता है जो कि डिसाइड करता है फर्दर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ये जो है वो इंडोस्कोपिक इमेज है उस पर बेस्ड होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन है 1A 2A 2B 2C एंड 3। तो 1A में अगर एक्टिवली स्पर्टिंग ब्लड वेसल है तो 60% चांस है कि वो फिर से ब्लीडिंग लेकर आएगा वहीं उसी जगह पे। अगर 2A में विजुअल ब्लड वेसल है लेकिन ब्लीड नहीं कर रहा है तो 50% चांस है कि उसको रीब्लीडिंग होगा। 2B में ब्लड क्लॉट अगर दिख रहा है अल्सर बेस पे तो 30% है। 2C में स्मॉल डॉट ऑन अल्सर बेस दिख रहा है तो ये 20% चांस है। अगर क्लीन बेस है तो लो रिस्क है कि उसको फिर से ब्लीडिंग होगा। तो फॉरेस्ट स्कोर के बेसिस पे हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। अगर क्लीन बेस है अल्सर का, इंडोस्कोपी में अगर अल्सर का बेस क्लीन आ रहा है तो कोई इंडोस्कोपिक थेरेपी का ज़रूरत नहीं है, एक बार पीपीआई दे देंगे, रेगुलर डाइट और डिस्चार्ज कर देंगे। अगर फ्लैट पिगमेंटेड स्पॉट दिख रहा है तो इंडोस्कोपिक थेरेपी का इसमें भी ज़रूरत नहीं है, एक बार पीपीआई दे देंगे, क्लियर लिक्विड देंगे 1 दिन के लिए, हॉस्पिटलाइज करेंगे। अगर वहाँ पे क्लॉट है, अडेरेंट क्लॉट दिख रहा है, मतलब कि अगर वो क्लॉट हटेगा तो हो सकता है फिर से ब्लीड करे, तो मे कंसीडर इंडोस्कोपिक थेरेपी। इसमें इंटेंसिव पीपीआई थेरेपी चलेगा, क्लियर लिक्विड 2 दिन के लिए और हॉस्पिटलाइज करेंगे 3 दिन के लिए। अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है या फिर ब्लड वेसल्स विजिबल है, हम लोग इंडोस्कोपिक थेरेपी करेंगे, इंटेंसिव पीपीआई थेरेपी देंगे, क्लियर लिक्विड देंगे 2 दिन के लिए, हॉस्पिटलाइज करेंगे 3 दिन के लिए। तो ये जो मेरा जो भी ट्रीटमेंट है वो बेस्ड है फॉरेस्ट इंडोस्कोपिक इमेज के बेसिस पे। तो इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं अपर जीआई के केस को। अगर वेरिसेस दिख रहा है तो हम लोग उसको इंडोस्कोपिक लाइगेशन कर देंगे, फिर वैसो एक्टिव ड्रग दे देंगे जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगा, ऑक्ट्रियोटाइड या टर्लीप्रेसिन देते हैं, फिर क्लियर फ्लूइड देंगे 2 दिन के लिए, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। फिर अपर जीआई ब्लीड का प्रोग्नोसिस के लिए स्कोर होता है जिस कॉल्ड रॉकल स्कोरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे था कि अगर हॉस्पिटलाइज़ किए और अगर हमको ट्रांसफ्यूज़न का ज़रूरत पड़ा तो ट्रांसफ्यूज़न का ज़रूरत कब तब पड़ता है जब हीमोग्लोबिन जो है पेशेंट का वो 7 ग्राम पर DL से कम हो जाए। और हमारा यहाँ पे टारगेट भी रहता है कि 7 तक हम लोग ले आए। मान लीजिए 7 है, 7 से गिर के 6-5 हो रहा है तो हम लोग इतना ब्लड चढ़ाएं कि 7 ग्राम हो जाए। ये क्रॉनिक ब्लड लॉस के लिए है क्योंकि तब तक बॉडी जो है कंपेंसेट कर लेता है कि इतना हीमोग्लोबिन में ही सारा ऑर्गन फंक्शन कर ले। लेकिन अगर एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है और हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं तो हमारा टारगेट है कि हीमोग्लोबिन हमारा 10 से 12 ग्राम पर DL पहुंच जाए, क्योंकि बॉडी जो है वो कंपेंसेट नहीं करता है टू वर्क एट लो हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन एट फॉर एक्यूट ब्लड लॉस। थैंक यू।